जी हां, आरएसएस बीजेपी में फिर बढ़ा टकराव। मोदी के लिए खतरे की घंटी। गुजरात बंधुओं को निपटाने में लग गया क्या पूरा संघ? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने में बीजेपी और संघ आपस में सहमति नहीं बना पा रहे? आखिर मोहन भागवत क्या मोदी और शाह दोनों को एक साथ निपटाना चाहते हैं, इसलिए अपने नजरिए से अपने पक्ष वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष लाना चाहते हैं? क्या बीजेपी में मोदी और शाह को यह लगता है कि वही सब कुछ है और संघ अब उनकी बदौलत है, इसलिए मोदी शाह संघ को दबाए रखना चाह रहे हैं? क्या जो स्थिति इस वक्त सामने है और उसमें जेपी नड्डा को एक बार फिर से 40 दिनों के एक्सटेंशन की खबरें आना यह दर्शा रहा है कि यह टकराव सामान्य टकराव नहीं है? क्या इस बार आर पार की लड़ाई बीजेपी और संघ के बीच है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। बड़ी दिलचस्प खबर है, अहम भी खबर है, और शायद ये खबरें आपको दूसरी जगह पर ना मिले। दूसरे लोग जो कि सत्ता पक्ष को सहजता की स्थिति में रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जो खबरें परोसते हैं, उन जगहों पर इन खबरों को स्पेस ना मिलती हो। दोस्तों, बीजेपी के नए अध्यक्ष पद के लिए जेपी नड्डा जैसा कोई एक नाम चाहिए, और ऐसे में आरएसएस को कोई ऐसा चाहिए जो संगठन का भरोसेमंद हो। यानी कि मोदी शाह नड्डा जैसी स्थिति को ढूंढ रहे हैं बनाने के लिए। संघ ये चाह रहा के साथ जो संगठन में जिसका रुतबा हो और संगठन जो चला सके संघ के भरोसे का हो, जिसकी नीयत आरएसएस की पद्धति और नीति पर चलने की हो। कम से कम नड्डा या नड्डा जैसा कोई लीडर इस कसौटी पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा है अब तक। देखें आप, बीजेपी का अगला अध्यक्ष कब तक चुन लिया जाएगा, इस सवाल का जवाब देते हुए कई सारे बीजेपी और संघ से जुड़े लोग जब हमने बात करने की कोशिश की, तो इस खींचतान में और ज्यादा इजाफे की बातें सामने आ रही। कहा यह जा रहा कि पार्टी और संगठन के बीच नए अध्यक्ष के नाम पर सहमति बन ही नहीं पा रही, और इस वजह से मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को 40 दिनों का और एक्सटेंशन दिया गया। यानी कि 20 अप्रैल से पहले नए अध्यक्ष का नाम सामने आना मुश्किल है। बीजेपी का नया अध्यक्ष चुन पाने की एक वजह 36 में से 24 राज्य इकाइयों में संगठन के चुनाव ना हो पाना भी है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी है, ऐसी गाइडलाइंस हैं। अब तक सिर्फ 12 राज्यों में ही चुनाव हो पाए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सभी 6 और राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी है, यानी कि जो बचे हुए। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम के ऐलान में जो देरी है, उस देरी के पीछे वाकई संघ और बीजेपी का टकराव ही है? दोस्तों, जब यह कहा जाता है कि आरएसएस पार्टी के काम में दखलंदाजी नहीं करती, सिर्फ सलाह देता आरएसएस, वो भी तब जब उसे मांगी जाए, फिर क्या बीजेपी के लिए अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस की सलाह नहीं मांगी गई होगी? बीजेपी के ही सूत्र और संघ के सूत्र बताते हैं कि सलाह मांगी गई थी और काफी पहले सलाह संघ ने दिया भी है। तो सवाल यह है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला अटका कहां पर? तो इसका जवाब कुछ ऐसे समझिए कि सरकार और संगठन के बीच में जब तक एक नहीं हो जाती, एका नहीं होता, तब तक मंथन चलता रहेगा। यानी कि सहमति जरूरी है। विभाग प्रचारक ज्यादा बात नहीं करना चाहते, इसलिए उन लोगों की तरफ से कोई ज्यादा जानकारी आ नहीं पाती है। दोस्तों, आरएसएस ने सलाह तो साल 2024 में भी दी थी, लेकिन तब पार्टी ने मानी ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में कहा यह जाता है कि नहीं साहब, अभिभावक का काम अभिभावक का होता है, अपनी नई पीढ़ी को सही सलाह देना होता है, कभी नरमी के साथ, कभी सख्ती के साथ। इस बार सलाह नरमी के साथ है या फिर सख्ती के साथ, इसको कैसे देखा जाए? जब हमने समझने की कोशिश की संघ और बीजेपी के लोगों से कि साहब संघ की सलाह कैसी रही और कैसी सलाह मांगी गई, तो अब ऐसी स्थिति में अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें कही जाती हैं। अब इस स्थिति में आरएसएस जो कि बीजेपी का अभिभावक है, कहा जाता है कि साहब बच्चे कई बार रास्ता भटक जाते हैं, सही अभिभावक ही उन्हें सही रास्ते पर लेकर के आते हैं। अभिभावक बच्चों पर गुस्सा कर सकते हैं, उसे छोड़ नहीं सकते।
आरएसएस भी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। ऐसी बातें आरएसएस की तरफ से गोल मोल करके बता दी जाती है। हमने पता करने की कोशिश की दोस्तों, बीजेपी के कई टॉप लीडर से बात करने की कोशिश की, उनके नज़दीकी लोगों से बात करने की कोशिश की, संघ में अपने मित्रों से बात करने की कोशिश की, लेकिन गोल मोल जवाब के अलावा कुछ भी नहीं मिल पा रहा। आइए आपको बताता हूं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सहमति आखिर बन क्यों नहीं पा रही। जो मेरे सोर्स हैं, सूत्र बताते हैं कि नए अध्यक्ष के नाम के ऐलान में देरी की वजह आरएसएस और बीजेपी के बीच किसी एक नाम पर सहमति ना बन पाना। बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए जिस अंदाज में, जिस तरीके से जो तलाश थी, वो तलाश जेपी नड्डा जैसे किसी शख्स पर खत्म हो सकती थी। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि साहब शुरू में हम सक्षम थे और तब हम उतने सक्षम नहीं थे, हम कम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। अब हम सक्षम हैं, बीजेपी अब खुद को चलाती है। बीजेपी की लीडरशिप ने इस बयान का खंडन या निंदा की नहीं। यानी कि संघ को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए एक व्यक्ति जो कि मोदी और शाह के द्वारा रिमोट के जरिए चलाए जाते हैं, या उनकी बात, क्योंकि जेपी नड्डा की राजनीतिक हैसियत जाहिर तौर पर भले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हो, मगर अपनी कुछ नहीं है, ऐसा लोग बताते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में जो कुछ बातें कही उन्होंने, जाहिर तौर पर उनको फीड किया गया होगा और बाद में उस बात से खंडन भारतीय जनता पार्टी ने किया ही नहीं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी और संगठन के बीच में साफ तौर पर दरार देखी थी, चाहे वो भागवत की स्पीच हो या फिर नड्डा का बयान। अब आरएसएस नहीं चाहता कि दोबारा कोई ऐसा व्यक्ति इस पद पर बैठे जो संगठन से ऊपर पार्टी और उसकी लीडरशिप को तवज्जो दे। इस बीच में जो सालाना बैठक होती है, सालाना बैठक की तारीख का ऐलान करके आरएसएस ने एक मैसेज दे दिया। 21 से 23 मार्च तक दोस्तों, दरअसल आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होनी है। तारीखों के ऐलान के वक्त आरएसएस के एक पदाधिकारी बताते हैं कि आरएसएस की अहम सालाना बैठक है और इसमें 1 साल के किए गए काम की समीक्षा, अगले साल का लक्ष्य तैयार होता है। बहरहाल इस बैठक से पहले बीजेपी को नया अध्यक्ष चुनना ही पड़ेगा, यह कहा जा रहा है। बीजेपी ये चाहती कि साहब इस बैठक में बिना किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के शामिल हुआ जाए। आरएसएस ये चाहता है कि साहब इस बैठक में आए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन करके आए, और हद ये है कि ये बैठक टाली नहीं जा सकती। 5 मार्च को इसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया था। इस पर आरएसएस के जो पदाधिकारी, उनके मुताबिक बैठक की तारीखों का ऐलान संगठन का पार्टी पर गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका था। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को जो ठीक लगे वो कर लीजिए। पार्टी के फैसले के इंतजार में संगठन अपना काम रोकता नहीं है, न रोक सकता है। अब दोस्तों, कहा जा रहा कि आरएसएस की बैठक में बीजेपी की तरफ से सुझाए गए नामों पर चर्चा होगी। यह भी तय होगा कि आरएसएस अपनी सलाह पर ही कायम रहेगा या पार्टी के साथ मिलकर के कोई बीच का रास्ता निकाल सकता है। आरएसएस की बैठक में प्रांत स्तर के 1480 पदाधिकारी शामिल होंगे। शीर्ष नेतृत्व, आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व, अध्यक्ष पद का नाम उनके सामने रखा जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि आरएसएस ने अभी 2 सलाहें दी हैं। पहली ये कि पार्टी ने साफ तौर पर उससे असहमति जता दी। दूसरी स्थिति फिलहाल साफ नहीं है। जो पहली सलाह थी आरएसएस की, वो ये कि अध्यक्ष पद पर आरएसएस ऐसा चेहरा चाहता है जिसका बैकग्राउंड संगठन का हो, संगठन का भरोसेमंद हो, अहम फैसलों में आरएसएस की राय को पार्टी के बराबर तरजीह दे। सोर्सेज बताते हैं कि मौजूदा कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। दूसरा नाम मनोहर लाल खट्टर का है। इन 2 नामों को लेकर के फिलहाल ये ज्यादा चर्चाओं में रहे। जो दूसरी सलाह आरएसएस की रही कि महिलाओं को तवज्जो दी जाने पर फोकस। जैसा कि आपने देखा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में कहा यह गया कि रेखा गुप्ता का नाम संघ ने सुझाया और संघ के मशवरे पर रेखा गुप्ता को मोदी शाह ने दिल्ली का सीएम बनाया। तो आरएसएस अब महिलाओं की तरफ रुझान बढ़ा रहा है। 2023 में लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश हो चुका है और इसे ध्यान में रखते हुए किसी महिला को अध्यक्ष की बागडोर दी जानी चाहिए,
ऐसी भी बातें कही जा रही। एक सलाह आरएसएस की ये भी है, हालांकि जेंडर के अलावा बाकी कसौटी वही है। आरएसएस ने एक नाम भी सुझाया, लेकिन पार्टी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 में लागू किया जाना है, यानी कि अभी 3.5-4 साल बाकी है। आप जानते हैं इस कानून के बारे में, 33% आरक्षण महिलाओं को दी जाएगी। जनगणना कराना जरूरी होगा। 2026 के जनगणना के आखिर में या 27 में होने वाली बताया जा रहा है। आरएसएस की सलाह थी कि आने वाले वक्त में महिला वोटर और अहम हो जाएंगे। अगर बीजेपी किसी महिला को पार्टी अध्यक्ष बनाती है तो इससे निकलने का जो मैसेज है, इसका जो मैसेज निकलेगा वो और गहरा होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा और 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा असर दिखेगा दोस्तों। तो ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में आई दरार फिर गहरी हो रही है? लोकसभा के बाद बने हालात अब दोबारा बन रहे हैं। उनका एनालिसिस अगर करें, उनको अगर देखो तो कई सारी बातें हैं जो इस वक्त साफ दिखती हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की स्पीच से संघ और बीजेपी के बीच में खटास खुलकर के सामने आई थी। नए अध्यक्ष के नाम पर फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। आरएसएस के पदाधिकारी लगातार हो रही देरी से सवाल जरूर उठाते हैं। आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि 21, 22, 23 मार्च को होने वाली बैठक में सवाल उठेगा। नंबर 2, पार्टी और आरएसएस के पदाधिकारी लोकसभा चुनाव के बाद नड्डा को पहले मिले एक्सटेंशन की वजह विधानसभा चुनाव बता रहे हैं। सच तो यह है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव के बीच करीब 2 महीने का फासला था। हालांकि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुनने में 10 से 12 दिन का वक्त लगा और इस बीच प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष चुने जा सकते थे। दिल्ली चुनाव के नतीजे आए भी 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पार्टी के संविधान के मुताबिक जब तक 50% प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन लिए जाते तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो सकता। और दोस्तों यही वो पिन पॉइंट है, यही वो चोर दरवाजा है जिसे बीजेपी खोल करके रख रही है। जब तक 50% बीजेपी के राज्यों में बीजेपी का अध्यक्ष नहीं चुना जाता, राज्य अध्यक्ष, तब दोस्तों तीसरा सूत्र ये भी बताते हैं कि आरएसएस इस बार किसी भी तरह का मतभेद सामने लाने से बच रहा है। आरएसएस ये नहीं चाहता कि घर के अंदर की जो बातें खुटपुट की वो लोगों में मीडिया के सामने आए। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने तक वो इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर बयान देने से विवश हैं। फिलहाल बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए नाम की घोषणा में देरी हो रही है। मंथन दोनों तरफ से चल रहा है। दोस्तों इन सब से इतर यह भी एक दिलचस्प बात है कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, बम्पर जीत बीजेपी को मिली तो क्रेडिट किसे मिला? क्रेडिट संघ को भी दिया गया। सूत्र बताते हैं कि हरियाणा में बीजेपी के एक पदाधिकारी के मुताबिक कि साहब हमने हरियाणा में बीजेपी के दम पर जीता, इसमें आरएसएस का कोई बड़ा योगदान नहीं रहा। तो अंदर खाने इस किस्म की बातें भी आरएसएस को लेकर के, जाहिर तौर पर मोदी और शाह की ये बीजेपी है, ये अडवाणी और अटल की बीजेपी नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं, अटल और अडवाणी से बिल्कुल उलट हैं। अब ऐसे में बीजेपी मानती कि साहब अपने बुनियाद पर, मोदी शाह के नाम पर, मोदी शाह की नीतियों और चेहरे पर हमने जीता है, जबकि आरएसएस इसे अपनी मेहनत का श्रेय मानती है। पार्टी के अंदर यही कहा जा रहा है कि हरियाणा में अमित शाह की टीम 3 महीने लगातार जमीन पर रही। महाराष्ट्र में भी उनकी टीम का करिश्मा था। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में मीडिया ने आरएसएस के पक्ष में जो खबरें आपके सामने परोसी, उससे बीजेपी दरअसल असहज हो गई। तो सच तो यह है कि जो भी किया वो शाह और आरएसएस की टीम ने मिलकर के किया। ना अकेले शाह की टीम काफी थी, ना ही आरएसएस की टीम काफी थी, मगर क्रेडिट की होड़ है। खैर इन सब चीजों के बीच में ऐसी खबरें हैं कि जेपी नड्डा को कम से कम 40 दिनों का एक्सटेंशन और मिल गया है। 20 अप्रैल तक इस पद पर तो बने रहेंगे। तय हो गया कि आरएसएस की बैठक में वो शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर के आगे क्या कुछ टसल देखने को मिल सकता है? संघ ये चाहता है, माना यह जा रहा है कि जो संघ की बैठक है उसके बाद में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाए। और दोस्तों एक और एक्सटेंशन की वजह नड्डा को जो मिला वो ये कि धार्मिक कनेक्शन जोड़ा जाता है कि एक पदाधिकारी आरएसएस के बताते हैं कि होलाष्टक लगने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान ना होने का मतलब है कि अब 14 अप्रैल से पहले कोई घोषणा नहीं होगी। 14 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास रहेगा।
होलाष्टक और खरमास में किसी भी शुभ काम की शुरुआत नहीं होती। खरमास हिंदुओं के लिए बहुत अहम होता है। शादी ब्याह से लेकर के मकान बनवाने, नए सामान की खरीदारी, नए कामकाज की शुरुआत, इसे होल्ड किया जाता है। बहरहाल ये सारी चीजें अपनी जगह पर, मगर बीजेपी और संघ के बीच बढ़ते हुए टकराव की स्थिति क्या गुजराती बंधुओं को निपटाने की भी एक अलग लकीर खींची गई है? वक्त तय कर देगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया।